है गाइज, वेलकम टू IQ स्टडी। गाइज, आज के इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गाइज कि संविधान के द्वारा प्रदत्त सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। वास्तविक कार्यकारी जो शक्तियां होती है वह प्रधानमंत्री में ही निहित होती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। गाइस, कहने को तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन जितने भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के ही में निहित होते हैं या प्रधानमंत्री के द्वारा ही करे जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो गाइस संविधान के प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री की निर्वाचन की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। गाइस, हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जाती है संविधान के आर्टिकल 75 के तहत, ठीक है। और इस 75 आर्टिकल में सिर्फ इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर ले। इसके भी कुछ रूल्स हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। लेकिन यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति क्या करती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिक विवेक यानी कि अपनी कॉमन सेंस यानी अपनी बुद्धि से ही किसी को अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री के। और इस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर ही संसद में या सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा विवेक स्वतंत्रता का प्रथम प्रयोग हुआ था 1979 में, ठीक है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे और उन्होंने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह जो गठबंधन के नेता थे को प्रधानमंत्री अपॉइंट किया था, ठीक है। और गाइस, एक स्थिति और भी है इसमें कि जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है, तब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु भी हो जाए तो उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होता है। ऐसा तब हुआ था जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखी किया था, ठीक है। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना था। हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं होता है। सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले ही लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए करना चाहिए। उदाहरण के लिए चौधरी चरण सिंह जो थे 1979 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, वीपी सिंह जो 1989 में बने थे, चंद्रशेखर 1999 में बने थे, 1990 में बने थे, और पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, HD देवगौड़ा 1996 में, के गुजराल 1997 में और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य न हो तो 6 माह के
लिए प्रधानमंत्री उसे नियुक्त किया जा सकता है। इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा और नहीं तो वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रह सकता। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966 में, देवगौड़ा 1996 में और मनमोहन सिंह जो थे ये 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरी ओर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ की, उसके पदावधि यानी कि वह कितने समय तक अपने पद पर बना रहता है, उसके वेतन भत्ते क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। ठीक है, पद एवं गोपनीयता का शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री से कहलाया जाता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्व का निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी भी प्रकार या सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये सारे शपथ लिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को दिलाए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति को तब तक ये सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं संसूचित में प्रकट नहीं करूंगा। इस तरह के शपथ लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को दिलाए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जब वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है तो हालांकि इसका अर्थ यह नहीं होता कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दे। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्याग देना होगा अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते की बात करें हम तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। सन 2001 में संसद के उसके व्यय विषयक भत्तों को 1500 से बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह कर दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाइस कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या होते हैं तो इसके कई शक्तियां होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के संबंध में इसके क्या शक्तियां होते हैं, क्या कार्य होते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट है कि वह प्रधानमंत्री को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उसमें फेरबदल करता है। तीसरा पॉइंट है कि वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। और चौथा पॉइंट है कि वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और तथा उसे निर्णय को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों को गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है जिनमें उनमें समन्वय भी रखता है। ठीक है, और वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। ये सारी शक्तियां होती है प्रधानमंत्री की। आप सभी को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। यानी कि गाइस अगर प्रधानमंत्री अपने पद पर ना हो तो कोई भी राज्य सरकार में भी कोई भी मंत्री अपने पद पर नहीं होती है।
यानी कि पूरा मंत्रिपरिषद ही विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है। दूसरी और किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं होता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या शक्तियां हैं, तो वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होती है। उसका दायित्व होता है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सुनिश्चित करे। ठीक है। नेक्स्ट है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं दिया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाते हैं। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे कि भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लेखा सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोगों का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में भी परामर्श देता है प्रधानमंत्री। अगर हम बात करते हैं संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, तो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला है कि वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने से संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। और तीसरा होता है वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कर सकता है। अगर अन्य शक्तियों की बात करें और कार्यों की प्रधानमंत्री के बारे, तो पहला इसका है कि वह योजना आयोग यानी कि जो अब नीति आयोग है, विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये सारे परिषद जो है ये इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। दूसरा पॉइंट है कि वह राष्ट्र की विदेशी नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। देश के नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों की विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन भी प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या उपबंध हैं, तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 75 के तहत कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति भी की जाएगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। और तीसरा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और अनुच्छेद 78 में कहा गया है प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं के संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चित राष्ट्रपति सूचित करेंगे। ठीक है। दूसरा है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दिया जाए। किसी व्यक्ति को जिस पर किसी मंत्री के विनिश्चित कर दिया जाए किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे गए। ठीक है। और गाइज वैसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे उसके बारे में देख लेते हैं। ऐसे 6 लोग हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे लेकिन प्रधानमंत्री बने, जैसे कि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, नरेंद्र मोदी अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बंबई राज्य के 1952 से 56 की अवधि तक मुख्यमंत्री थे।
मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 1967 से 68 तक पुनः 1970 में मुख्यमंत्री बने थे, जो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। पीबी सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक पीबी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। ये 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में वे 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया था। ठीक है, तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्यपाल के बारे में। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो